हाय दोस्तों, यह डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की किताब में करा रहा हूँ और इसमें मैंने पहला चैप्टर ख़त्म कर दिया था। अब तक 3 लेक्चर हो चुके हैं और ये चौथा लेक्चर है। आज चौथे लेक्चर में भी हम दूसरे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और बिना देरी गवाते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल, मृदा के प्रकार। ऑलिवियल सॉइल, इस मृदा में बालू, सिल्ट तथा मृत्तिका का मिश्रण होता है और यह नदियों द्वारा बहती हुई एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। और यह मिट्टी पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम, हरियाणा में पाई जाती है। नींव निर्माण के लिए इस मृदा का समूह ठीक होता है। यानी क्या होती है, मिट्टी जो मिट्टी होती है ऑलिवियल सॉइल ठीक होती है फाउंडेशन के लिए। रेड सॉइल, यानी यह मृदा ग्रेनाइट व अन्य चट्टानों से अपघटन होकर बनती है। इनको मौसम के नाम से जाना जाता है। यह तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। ब्लैक कॉटन सॉइल, इस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी की राख से हुआ है। इस मृदा पर कोई भी संरचना बनाना बहुत कठिन होता है क्योंकि यह मृदा पानी के संपर्क में आते ही फूल जाती है और इनकी भार वहन क्षमता बहुत कम होती है। यह मृदा महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु के मुख्य भाग में तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। नोट, इस पर कोई भी निर्माण करना काफ़ी रिस्की यानी खतरनाक होता है। ये खास नहीं होती है। ये इस पर यानी जिस मिट्टी का हम प्रयोग करेंगे ना फाउंडेशन में, तो रिस्की होती है, फेलियर दे देगी हमें वो फाउंडेशन। क्षारीय या क्षारीय मृदाएं, एल्कलाइन सॉइल, इस मृदा समूह में क्षारीय पदार्थ काफ़ी मात्रा में होते हैं और इस मृदा से कोई भी निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए। यह मृदा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार व राजस्थान के भागों में पाई जाती है। पीट एवं दलदली मृदाएं, पीट एवं मैसीलैंड, समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र जैसे उड़ीसा, बंगाल, केरल आदि कुछ भागों में यह मृदा पाई जाती है। इस मृदा में नींव निर्माण के लिए बहुत हानिकारक होती है, ये भी अच्छी नहीं होती है। मृदाओं की भार धारण क्षमता, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, चरम धारण क्षमता, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, सुरक्षित धारण क्षमता, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चरम धारण क्षमता, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। मृदा की अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी उसके अधिकतम भार को कहते हैं जो बिना धंसे उस भार को सहन करती रहती है। और मिट्टी की चरम धारण क्षमता टन पर मीटर स्क्वायर से मापी जाती है। यदि चरम धारण क्षमता से अधिक भार मृदा पर आए तो उस पर खड़ी संरचना धराशायी हो जाएगी, यानी कि फेलियर हो जाएगी, ठीक है। उसका अल्टीमेट यानी कि इसका कह रहा है जो उसका मिट्टी का चरम धारण यानी कि जितना सहने की कैपेसिटी यानी जिसका उतना भार है। मान के चलिए मिट्टी का एक अप्रॉक्स मान होता है, जैसे कि ये यहाँ तक लोड आएगा तो सह लेगी। इससे ज़्यादा लोड आएगा तो क्या होगी फाउंडेशन हमें फेल दे देगी, ठीक है। तो उसी को हम चरम धारण क्षमता यानी कि अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी कहते हैं उस सॉइल की, या कहते हैं उस नींव की। सुरक्षित धारण क्षमता, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, सुरक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है कि मिट्टी की चरम धारण क्षमता तक कभी भी भारित न किया जाए। नींव के डिज़ाइन के लिए मृदा की सुरक्षित धारण क्षमता, चरम धारण क्षमता, अपूर्ण सुरक्षा कारक। चरण धारण क्षमता, कुल आने वाला भार टन में, अपॉन में क्षेत्रफल यानी मीटर स्क्वायर में, ठीक है। मृदा की भार धारण क्षमता ज्ञात करना। टेस्टिंग बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, मृदा की भार धारण क्षमता अनेक विधियों से ज्ञात की जाती है। इसमें सरल विधि
प्लेट लोड टेस्ट विधि होती है। जिस स्थान की मृदा की भार धारण क्षमता ज्ञात करनी होती है वहाँ की नींव की प्रस्तावित गहराई तक एक उचित गड्ढा खोद लिया जाता है और गड्ढे की तली को समतल करके इस पर इस्पाती वर्गाकार प्लेट 30 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर और जिसकी मोटाई 18 mm होती है तथा 1.25 mm से 2.5 मीटर ठीक है बल्ली की मदद से प्लेट से जोड़ देते हैं। इस बल्ली के ऊपर दृढ़ लोडिंग प्लेटफॉर्म को ठीक ऊर्ध्वाधर रखने के लिए 4 टेकें लगाई जाती हैं। लोडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर तल से ऊपरी खुंटियों की ऊपरी सतह तक शुद्ध ऊंचाई डंपी लेवल की सहायता से ज्ञात की जाती हैं और प्लेटफॉर्म पर मिट्टी से भरे बैग अथवा लोहे के गर्डर रखकर बाहर डाला जाता है और प्लेट की मृदा में धंसने की स्थिति को नोट कर लेते हैं। आप एक सिविल इंजीनियर हो तो आप इसको गार्टर मत बोलना, इसको गर्डर बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यह लोड 500 kg की दर से बढ़ाया जाता है और भार बढ़ने पर जब मृदा अपने ठोस अवस्था को छोड़कर लचीली अवस्था में पहुंच जाती है तो बल्ली समेत प्लेट मृदा में एकदम धंस जाएगी। वही मृदा का चरम भार होगा। ये आपको डायग्राम है जो बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कमजोर मृदा की भार धारण क्षमता सुधारने की विधियाँ। मेथड ऑफ इम्प्रूविंग बेयरिंग और कैपेसिटी ऑफ वीक। मृदा की भार धारण क्षमता बढ़ाने के लिए निम्न विधियाँ अपनाई जाती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन सी विधियाँ हैं जो अपनाई जाती हैं। ठीक है, पहली है अधिक गहरी नींव डालकर। कुछ गहराई पर नीचे की मृदा के कण अधिक होते हैं, अतः नींव को अधिक गहराई में ले जाना चाहिए और यह उपाय वहीं अपनाया जाना चाहिए जहाँ पर भूमि जल काफ़ी नीचे हो। कुटाई द्वारा मृदा की भार धारण क्षमता कुटाई करके बढ़ाई जा सकती है, जिससे मृदा के कणों के बीच की दूरी काफ़ी कम हो जाती है, जिससे मृदा की भार धारण। कभी देखा होगा जब मिट्टी डाली जाती है तो क्या होता है, वो दूर दूर होती है, उसको कड़ जो होती है दूर दूर होती है। जब उसको टैपिंग की जाती है, वो हिंदी में बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, धर्मकुट बोलते हैं उससे उसको कूटा जाता है, जिससे कि उसका फिर क्या होता है उसमें बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, उसकी कण पास हो जाए और क्या हो जाए उसकी भार धारण क्षमता बढ़ जाए। इस वजह से उसको कुटाई। हर एक चीज़ का मतलब होता है इंजीनियरिंग में जो करते हैं किसी उद्देश्य से करते हैं, जो भी चीज़ करते हैं। ठीक है, तीसरा उत्तम जल निकासी द्वारा मृदा के कणों के मध्य में रुके हुए पानी को निकालने से मृदा की कंपैक्शन बढ़ जाती है, जिसके लिए नींव के चारों तरफ से नाली बना देनी चाहिए, जिससे मृदा के जल का निकास हो सके। क्षेत्रफल बढ़ाकर नींव का क्षेत्रफल बढ़ाकर उस पर पड़ने वाले भार प्रति वर्ग मीटर की तीव्रता से कम हो जाती है और मृदा अपनी सुरक्षित धारण क्षमता की ओर बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं। ग्राउटिंग द्वारा सीमेंट मसालों को नींव में बलपूर्वक भेजकर नींव की धारण क्षमता बढ़ाई जा सकती है। और एक बात, ये पहले चैप्टर में ये कुछ टॉपिक रह गए थे इसमें। ठीक है, जब आपको मैं PDF डालूँगा तो उसमें पहला चैप्टर कंप्लीट आपको ये नोट्स उसमें मिल जाएंगे जो रह गए थे। ठीक है, लेक्चर में रह गए लेकिन मैं PDF में पूरे दूंगा। ठीक है, और ज़्यादा परेशान ना हो। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें रहेगी। वैसे भवन निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री, ये सारे भवन के घटक, फर्श, रूफ, ये सारी चीज़ें होगी हैं पहले चैप्टर की हैं। ठीक है, दिखा देता हूँ वैसे आपको मैं।
बस ये सारी चीज़ें रह गई थी। यस, अब आपका चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है, 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आपको इसकी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहना मेरे इस चैनल को, और आप मुझे बताते रहना कि कुछ आप मुझे सजेशन देते रहना कि मैं, और ये है कि इससे कि मैं अपनी वीडियो को इम्प्रूव कर सकूँ, मैं अपनी जो स्किल्स हैं उनको भी इम्प्रूव कर सकूँ, तो आप सजेशन भी दे सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए अभी ये वाला जो चैप्टर है उसको अगले लेक्चर में स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू और सपोर्ट करते रहना। जय हिंद।